Hi guys, I am your English tutor Anurag Rai. In this video, I am going to explain important questions and answers of chapter 6 from your English textbook Flamingo, class 12th. The name of the chapter is Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. I'll explain these important questions and answers thoroughly in Hindi so that it may be easier for you to learn and memorize them. But before starting these important questions and answers, I would like to request you once more, dear students, if you like my videos and find them useful to you, then please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. And please don't forget to hit the bell icon so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel Anurag Rai English Tutor from time to time. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम मैं रिपीट कर देता हूँ, पोएट्स एंड पैनकेक्स। आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 6 है, अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है। ये एक्चुअली नाम जो है साउथ के लेखक का है। तो साउथ में जो है, जैसे अशोका नाम है, अशोका वैसे राइटर का नाम है अशोका मित्रन, तो साउथ में अशोका मित्रन बोलते हैं, समोसे वाला स। ये तो हम नॉर्थ इंडियंस हैं जो शक्कर वाला श यूज करते हैं। अशोका मित्रन मैं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली साउथ में उसकी स्पेलिंग भी अकेली एस मिलेगा आपको, एस एच नहीं मिलेगा। अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, आप भी साथ साथ स्क्रीन पर से उसको रीड करते चलिएगा। What does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? तो क्वेश्चन में लेखक कहता है कि मेकअप के अधीन रहने वालों के उग्र दुख, फायरी माइजरी माने उग्र दुख जो है, मेकअप के अधीन रहने वाले लोग जो थे जेमिनी स्टूडियोज में, उनके उग्र दुख से लेखक का क्या आशय है। आंसर में कहते हैं द मेकअप रूम हैड इनकैंडिसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स। तो जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम था उसमें सभी एंगल्स पर, चारों तरफ, हर तरफ जो है, इनकैंडिसेंट का मतलब होता है बहुत तेज़ और गर्म उजाले वाली। चारों तरफ उस मेकअप रूम में बहुत तेज़ और गर्म उजाले वाली लाइट्स, तेज़ रोशनियों वाली लाइट्स, गर्म उजाले वाली लाइट्स लगी हुई थी। दीज लाइट्स गेव फायरी हीट, और ये लाइट्स जो हैं आग जैसी तपन जो है, गर्मी देती थी। सिटिंग इन द मेकअप रूम विद दीज लाइट्स वॉज सिटिंग नियर फर्नेस। इन तेज़ गर्म लाइट्स में मेकअप रूम में बैठना ऐसा लगता था जैसे मानो कि कोई फर्नेस यानी भट्टी के पास बैठा हो। इट वॉज अ फायरी माइजरी द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड टू एंड्योर। और मेकअप करवाने के लिए जो लड़के लड़कियां बैठे रहते थे, उनको ये बहुत ही उग्र दुख था जो उनको सहना पड़ता था। एंड्योर करना मतलब सहना, तो उनको बर्दाश्त करना पड़ता था। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू। तो ये कह रहे हैं कि ऑथर यानी लेखक जो है अशोका मित्रन जो लेखक हैं, वो जिस नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता या अखंडता, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता या अखंडता, तो लेखक जिस राष्ट्रीय एकता या अखंडता का जिक्र करते हैं उसका उदाहरण हमें देना है कि उसका उदाहरण क्या है। आंसर में बोलते हैं द मेकअप डिपार्टमेंट इंक्लूडेड पीपुल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जेमिनी स्टूडियो का, ये यहाँ पर आंसर में जेमिनी स्टूडियो नहीं लिखा है, लेकिन यदि आपने चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर की स्टडी नहीं की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर पर आप जाएं, वहाँ पर आपको सर्च करने में ये चैप्टर नंबर 6 फ्लेमिंगो बुक का पोएट्स एंड पैनकेक्स ये जो चैप्टर है वो पूरा मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को पोएट्स एंड पैनकेक्स इसको मैंने पूरा थॉरोली जो है हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं द मेकअप डिपार्टमेंट इंक्लूडेड पीपुल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जेमिनी स्टूडियोज़ का मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसमें लगभग भारत के सभी कोनों से, सभी भागों से आए हुए व्यक्ति जो थे वो नौकरी पर, काम पर लगे हुए थे। इनिशियली अ बंगाली हेडेड इट। सबसे पहले प्रारंभ में जो है इसका जो प्रमुख था वो एक बंगाली था, एक बंगाली व्यक्ति इसका प्रमुख था जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का। उसके बाद क्या कहते हैं, ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कन्नडिगा, एन आंध्रा मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एन एंग्लो बर्मीज एंड द लोकल तमिल्स। तो शुरू में बोलते हैं कि एक बंगाली जो था वो इसका प्रमुख था मेकअप डिपार्टमेंट का। उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड, यानी कि जब बंगाली गया तो उसके बाद एक महाराष्ट्रियन मेकअप डिपार्टमेंट का जो है प्रमुख बन गया। हु वॉज असिस्टेड बाय, और उस महाराष्ट्रियन को जिसकी सहायता की गई उसके असिस्टेंट थे कौन कौन लोग, यहाँ कह रहे हैं अ धारवाड़ कन्नडिगा। कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ के लोगों को धारवाड़ बोला जाता है, धारवाड़ कन्नडिगा किसी व्यक्ति के द्वारा। एन आंध्रा, एक आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश का एक निवासी, उसके द्वारा। मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और मद्रास से बिलोंग करने वाला, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से बिलोंग करने वाला भारतीय क्रिश्चियन। अब तमिलनाडु की राजधानी को चेन्नई कहते हैं, उस वक्त मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास से बिलोंग करने वाला एक भारतीय क्रिश्चियन व्यक्ति। एन एंग्लो बर्मीज़, एंग्लो बर्मीज़ एक व्यक्ति यानी बर्मा का निवासी। एंड द लोकल तमिल्स, और तमिल के जो लोकल नागरिक थे तमिलनाडु के, वो ये लोग असिस्टेंट थे उस महाराष्ट्रियन के जो बंगाली के जाने के बाद जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बन गया था, जो महाराष्ट्रियन, उसके ये लोग असिस्टेंट रहे। सो इट प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये उदाहरण जो है वो राष्ट्रीय एकता या अखंडता का एक चित्र प्रस्तुत करता है कि राष्ट्र में हमारी कैसी एकता थी। वहाँ पर सभी जगह के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग काम करते थे। तो नेशनल इंटीग्रेशन को ये चीज़, ये पिक्चर जो है प्रस्तुत करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज? वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज? वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड? तो यहाँ 3 क्वेश्चंस एक ही में मिलाकर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है कि जेमिनी स्टूडियोज़ में ऑफिस बॉय जो है वो क्या काम करता था। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज़? जेमिनी स्टूडियोज़ में ऑफिस बॉय क्या काम करता था। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज़, और उसने जेमिनी स्टूडियोज़ को क्यों ज्वाइन किया था। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, और वो हताश या निराश क्यों हो गया बाद में। आंसर में कहते हैं द ऑफिस बॉय पेंटेड द फेसेस ऑफ द एक्टर्स हु एक्टेड फॉर क्राउड। ऑफिस बॉय जो है वो जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था, वो बताया है कि जो अभिनेता या अभिनेत्रियां जो भीड़ की भूमिका निभाते थे उनके चेहरों पर वो पेंट करता था, यानी मेकअप आदि का पेंट करता था। आपने फिल्म्स देखी होंगी, तो जैसे फिल्म में कहीं कहीं पर भीड़ को, क्राउड को शूट करना है, या कहीं पर पब्लिक प्लेस पे हीरो विलन की पिटाई कर रहा है और वहाँ पर आसपास भीड़ है, क्राउड दिखा रहे, तो क्राउड की जो एक्टिंग करने वाले जो एक्टर्स होते थे उनके फेसेस को वो मेकअप आदि के सामान से, लोशंस पोशंस आदि काफ़ी सारे चैप्टर में मेंशन किए गए थे,
उनसे पेंट करता था वो ऑफिस बॉय. ही हैड ज्वाइंड द स्टूडियोज ईयर्स एगो with the hope of becoming a star actor or a top screenplay writer, director और lyricist. उसने कई वर्षों पहले, वो जो ऑफिस बॉय था, उसने कई वर्षों पहले जेमिनी स्टूडियोज को ज्वाइन किया था कोई स्टार कलाकार, कोई बड़ा प्रसिद्ध स्टार कलाकार बनने की आस में, या फिर अ टॉप स्क्रीन प्ले राइटर, या फिर कोई उच्च श्रेणी का पटकथा लेखक, यानी फिल्मों की कहानियाँ आदि लिखने वाला लेखक, या फिर डायरेक्टर, या फिर लिरिसिस्ट, गीतकार आदि. ऐसा कोई बड़ा कलाकार, पटकथा लेखक या निर्देशक या गीतकार या कोई बड़ा स्टार एक्टर बनने की आशा में उसने कई वर्षों पहले जेमिनी स्टूडियोज ज्वाइन किया था. हाउएवर ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही फेल्ट हिज ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग वेस्टेड. हालांकि वो वहाँ कुछ वर्षों बाद निराश हो गया, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी जो महान साहित्यिक प्रतिभा थी, लिटरेरी टैलेंट, उसकी जो महान साहित्य की प्रतिभा थी, वो वहाँ व्यर्थ हो रही थी, किसी काम में नहीं आ रही थी. इसलिए उसने ज्वाइन करने के कुछ वर्षों बाद वो निराश हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज. ऑथर जो है वो स्टूडियोज में कोई काम ना कर रहा क्यों प्रकट होता था? ऐसा क्यों, लेखक ऐसा क्यों स्टूडियोज में प्रकट होता था कि जैसे वो कोई काम नहीं करता हो? आंसर में कहते हैं, द राइटर यूज्ड टू सिट एट हिज डेस्क एंड कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स. तो लेखक जो है वो ऑफिस में उसकी जो डेस्क थी उस पर बैठा करता था और अखबार की जो क्लिपिंग्स, यानी जो मुख्य जो कटिंग्स होती हैं, कहीं मुख्य खबरें आई तो उनकी छोटी छोटी कटिंग्स, क्लिपिंग्स वो काटा करता था. सो एवरीवन थॉट दैट ही वॉज डूइंग नथिंग. तो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को, कटिंग्स को काटता हुआ देखकर, पूरे दिन डेस्क पे बैठा हुआ है, न्यूज़पेपर में से क्लिपिंग्स छांट छांट के काट रहा है, तो कोई ऐसा विशेष काम नहीं लगता था. तो लोगों को लगता था कि ये कुछ नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड. ऑफिस बॉय हताश क्यों हो गया? हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन. और उसने अपना गुस्सा किस पर उतारा? उसने अपना गुस्सा किस पर प्रदर्शित किया? तो आंसर में कहते हैं, द ऑफिस बॉय हैड द बिलीफ दैट ही possessed अ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट. ऑफिस बॉय को ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास था जैसे कि उसके अंदर बहुत बड़ी महान लिटरेरी टैलेंट, साहित्यिक प्रतिभा हो. पजेस का मतलब होता है कोई चीज़ अपने अधिकार में होना. तो ऑफिस बॉय को ऐसा विश्वास था कि उसके अंदर बहुत महान साहित्यिक प्रतिभा थी, ऐसा उसे लगता था. ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट हिज टैलेंट एज हिज टैलेंट हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड ही वॉज गिवन वर्क फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इसलिए हताश रहता था क्योंकि उसका टैलेंट जो था, उसकी प्रतिभा जो थी, उसको सराहा नहीं गया था, उसकी सराहना नहीं की गई थी, उसकी प्रतिभा लोगों की नज़र में नहीं आई थी, उसकी सराहना नहीं की गई थी. और उसको ऐसे छोटे मोटे मामूली काम पकड़ा दिए जाते थे जो कि फिट रहते थे केवल बार्बर्स जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस के बाल काटने वाले जो नाई वगैरह हैं, या परवर्ट्स का मतलब है कि छोटे मोटे ओछे काम करने वाले लोग. ऐसे लोगों के लिए फिट, उपयुक्त रहने वाले जो काम थे, छोटे मोटे ओछे लोगों के लिए या नाइयों आदि के लिए जो उपयुक्त रहने वाले काम होते थे, वो उसे पकड़ा दिया जाता था. तो इसलिए वो हताश रहता था और उसके टैलेंट को लोग पहचान नहीं पा रहे थे, ऐसा उसे लगता था.
आगे बोलते हैं, ही शोड हिज एंगर ऑन कोठामंगलम सुब्बू हु वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। वो ऑफिस बॉय जो है अपना गुस्सा उतारता था, अपना गुस्सा प्रदर्शित करता था कोठामंगलम सुब्बू, जो कि जेमिनी स्टूडियोज में दूसरे नंबर पर प्रमुख स्थान रखते थे, दर्जा रखते थे। उस कोठामंगलम सुब्बू पर वो ऑफिस बॉय अपना गुस्सा उतारता था। द ऑफिस बॉय थॉट दैट सुब्बू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस निग्लेक्ट। और वो अपना गुस्सा, ऑफिस बॉय अपना गुस्सा सुब्बू पर इसलिए उतारता था क्योंकि उसको ये लगता था, वो ऐसा सोचता था कि उसके टैलेंट की जो निगलेक्ट, जो अनदेखी हो रही है वहाँ पर, वो सुब्बू के कारण हो रही है, ऐसा उसे लगता था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं, हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल। सुब्बू का जो प्रमुख या प्रधान कौन था? तो आंसर ये वेरी शॉर्ट है, द प्रोड्यूसर वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल। जेमिनी स्टूडियोज का जो प्रोड्यूसर था वो सुब्बू का प्रमुख या प्रधान व्यक्ति था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। तो सुब्बू को इस चैप्टर में वर्णन किया गया है जैसे वो बहुआयामी, मल्टी टैलेंटेड कोई जीनियस हो, मैनी साइडेड यानी कि जिसके कई सारे आयाम हो, कई सारे पहलुओं वाला श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जीनियस हो। तो लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़, तो सुब्बू के जो विशेष क्षमताएं थी उनमें से कोई 4 की आप सूची बताइए। तो आंसर में कहते हैं, ये 1 2 3 4 की जगह यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डॉटेड कर रखा है। तो फर्स्ट डॉट जो है उसमें लिख रहे हैं, सुब्बू हैड द एबिलिटी टू कीप चीयरफुल एवरी टाइम। सुब्बू में क्षमता थी हर समय प्रसन्नचित्त रहने की, वो हमेशा खुश मिजाज और प्रसन्न रहता था। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होना, एकदम परफेक्टली फिट होना किसी चीज़ के लिए, उसको कहते हैं टेलर मेड। सुब्बू जो है फिल्मों के लिए एकदम टेलर मेड, पूर्ण रूप से सटीक या उपयुक्त व्यक्ति था। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, ही कुड कंप्लीटली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल। सुब्बू जो है अपने प्रधान, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में वर्णन किया गया था कि उसका प्रमुख या मुखिया जो है जेमिनी स्टूडियोज का प्रोड्यूसर था, तो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता था और उसके प्रति पूरी तरह से अपनी पहचान रखता था। यानी कि उसकी नज़रों में सबसे ज़्यादा जान पहचान या मान किसी का होता था तो वो पूरी तरह से सुब्बू का होता था। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं, ही पजेस्ड अ ग्रेट पोएटिक टैलेंट। सुब्बू में एक महान काव्य की प्रतिभा, पोएटिक माने काव्य कला वाली महान प्रतिभा सुब्बू में थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। तो ये कह रहे हैं कि अन्य लोगों के द्वारा जो लीगल एडवाइजर था, कानूनी सलाहकार जो था, उसको अपोजिट यानी विपरीत या प्रतिकूल या उल्टा कहकर जो है क्यों जिक्र किया जाता था अन्य लोगों के द्वारा, ऐसा बोलते हैं। तो आंसर में है, अदर्स रेफर्ड टू हिम एज इलीगल एडवाइजर एज ही डिड नॉट हेल्प अदर्स। अन्य लोग वो जो लीगल एडवाइजर था उसको इलीगल एडवाइजर यानी गैर कानूनी सलाहकार कहकर जिक्र करते थे, संबोधित करते थे उसके पीठ पीछे, क्योंकि वो अन्य किन्हीं लोगों की मदद नहीं करता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही क्रिएटेड लीगल हर्डल्स फॉर अदर्स।
और इसके विपरीत मदद तो नहीं करता था, बल्कि इसके विपरीत वो जो लीगल एडवाइज़र था वो दूसरों के लिए कानूनी हर्डल्स मतलब रुकावटें या बाधाएं या अवरोध, कानूनी अवरोध या रुकावटें पैदा कर देता था। इसलिए अन्य लोगों के द्वारा उसे इल्लीगल एडवाइज़र कहकर जो है संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वॉट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज़। जेमिनी स्टूडियोज़ में जो वकील था वो क्या ऐसी बात थी, क्या बात थी या क्या चीज़ थी जो जेमिनी स्टूडियोज़ में जो वकील था उसे दूसरों से अलग बनाती थी। आंसर में कह रहे हैं एवरी मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट वेयर द लॉयर वर्कड वोर खादी धोती एंड एन ओवर साइज्ड खादी कुर्ता। तो ये कह रहे हैं कि कहानी का डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियोज़ में जो स्टोरी डिपार्टमेंट था जहाँ पर पटकथा कहानी आदि लिखी जाती थी फिल्म्स की, तो ये कह रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियोज़ का जो स्टोरी डिपार्टमेंट था जहाँ पर वो लॉयर वकील काम किया करता था, वहाँ का प्रत्येक सदस्य हर एक मेंबर खादी की धोती पहना करता था और एक ओवर साइज्ड बड़े साइज का खादी का कुर्ता पहना करता था हर एक मेंबर। हाउएवर द लॉयर वोर पैंट्स एंड अ टाई। हालांकि वो जो वकील था वो जो है वो पैंट्स पहना करता था और शर्ट के ऊपर वो टाई लगाया करता था। वो अन्य लोगों की तरह खादी का धोती और कुर्ता नहीं पहनता था, वो शर्ट पैंट और टाई लगाता था। समटाइम्स ही इवन वोर अ कोट, कभी कभार वो कोट भी पहनता था। दस ही लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इस प्रकार वो अन्य लोगों से अलग दिखाई देता था। तो ये कपड़े पहनने की शैली जो थी वो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं, पूछ रहे हैं डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। तो क्या जेमिनी स्टूडियोज के जो लोग थे उनका कोई विशेष प्रकार का राजनीतिक जुड़ाव या लगाव था। आंसर में कहते हैं दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, नहीं उन लोगों का कोई विशेष प्रकार का राजनीतिक जुड़ाव तो नहीं था। हाउएवर दे वर एवर्स टू कम्युनिज्म, हालांकि वे लोग जो है वो साम्यवाद जो होता है, कम्युनिज्म जो है वो साम्यवाद को कहते हैं, तो साम्यवाद के प्रति वे लोग एवर्स का मतलब होता है विपरीत या विरुद्ध, वो साम्यवाद के विरुद्ध थे वे लोग। हालांकि राजनीति से उनका कोई विशेष जुड़ाव नहीं था, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज के जो लोग थे वो कम्युनिज्म को नहीं मानते थे। कम्युनिज्म जो होता है साम्यवाद, उसके वो विरोधी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाई वॉज द मुरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियोज। तो ये कह रहे हैं कि मुरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसको शॉर्ट में MRA भी बोला गया है बुक में एक दो जगह, मुरल रीआर्मामेंट आर्मी का जेमिनी स्टूडियोज में क्यों स्वागत सत्कार किया गया। तो अब ये मुरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या है, इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर पर आपकी इसी फ्लेमिंगो की बुक का यही चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स को देखें, जो कि थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये मुरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या है। अभी चूँकि मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करना है, तो टाइम की कमी होने की वजह से यहाँ पे आने वाले कोई विशेष टर्म्स को एक्सप्लेन करने का अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो इनको आप मेरे चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं उनमें आप देखिए, तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको वहाँ पर पूरी क्लियरली मेंशन करी गई हैं और एक्सप्लेन की गई हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। आंसर में कहते हैं द मुरल रीआर्मामेंट आर्मी वॉज वेलकम्ड as they presented two plays in the most professional manner
मोरल रीआर्मामेंट आर्मी को जेमिनी स्टूडियोज़ में स्वागत किया गया क्योंकि उन्होंने दो जो है प्लेज मतलब नाटक या ड्रामा जिसको थिएटर में रंगमंच पर पर्दे पर जो है ऑडियंस के सामने, स्पेक्टेटर्स के सामने, दर्शकों के सामने स्टेज पर करके दिखाया जाता है, जो ड्रामा या नाटक जिसे कहते हैं। तो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी को जेमिनी स्टूडियोज़ में मोरल रीआर्मामेंट आर्मी को जेमिनी स्टूडियोज़ में इसलिए वेलकम किया गया क्योंकि उन्होंने दो नाटक जो हैं सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक तरीके से दो नाटकों को प्रस्तुत किया था मंच पर। द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज यूज्ड टू हैव अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। जेमिनी स्टूडियोज़ के स्टाफ का जो है बहुत अच्छा समय व्यतीत होता था। तकरीबन 20 से ज़्यादा राष्ट्रीयता वाले 200 से अधिक लोगों की मेहमान नवाजी करने में। तो वो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के तकरीबन 20 अलग अलग देशों की राष्ट्रीयता वाले 200 से ज़्यादा लोग जेमिनी स्टूडियोज़ में आकर रुकते थे और जेमिनी स्टूडियोज़ का स्टाफ उनकी होस्टिंग, उनकी मेहमान नवाजी किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, गिव वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज्ड बाय MRA। MRA वही है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। तो कोई एक उदाहरण दीजिए जो ये दर्शाता हो कि जेमिनी स्टूडियोज़ जो था वो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के द्वारा स्टेज पर, मंच पर प्रस्तुत किए गए नाटकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था जेमिनी स्टूडियो। तो ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। आंसर में कहते हैं द MRA डिपिक्टेड ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन देयर प्ले जोथम वैली। तो MRA जो था मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, उन्होंने अपने एक नाटक जिसका नाम जोथम वैली था उसमें सनराइज और सनसेट के मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के बहुत ही सुंदर दृश्यों को चित्रित किया था, प्रस्तुत किया था। द स्टूडियोज वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय दीज सीन्स एंड इमिटेटेड इट फॉर ईयर्स टू कम। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो जेमिनी स्टूडियोज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इन दृश्यों से, सनराइज और सनसेट के इन दृश्यों से, और उसकी फिर आगामी कई वर्षों तक उन्होंने अपने नाटकों आदि में, अपनी फिल्म्स में उसका अनुसरण किया, उसकी नकल करी, उसी की तरह उसको फिल्माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज का मालिक कौन था। तो आंसर में कहते हैं मिस्टर वासन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज का मालिक जो है वो मिस्टर वासन थे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं व्हाट कॉज्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज। तो वो अंग्रेज जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, उस अंग्रेज व्यक्ति और जेमिनी स्टूडियोज के जो कर्मचारी थे, जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले जो लोग थे, उन लोगों और उस अंग्रेज व्यक्ति के बीच में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, बातचीत या बातचीत के आदान प्रदान की जो कमी रही, वो किस कारण से रही, किस चीज़ ने लैक ऑफ कम्युनिकेशन पैदा कर दिया उस इंग्लिशमैन और जेमिनी स्टूडियोज के लोगों के बीच। आंसर में कहते हैं द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियोज डिड नॉट अंडरस्टैंड what the Englishman talked about as his accent was different। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, यानी बोलने का अपना अपना एक अलग अलग लहजा होता है। मतलब कोई एक ही लैंग्वेज है लेकिन अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों का
एक सेम लैंग्वेज को बोलने का अपना पैटर्न या लहजा या सुर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसको एक्सेंट कहते हैं, बोलने का लहजा। आंसर में ये कह रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियोज़ में जो ऑडियंस रहे, उस अंग्रेज को सुनने वाले जो श्रोता रहे, वो उस अंग्रेज ने क्या बात करी, अंग्रेज किस बारे में बात कर रहा था, उसे नहीं समझ पाए, क्योंकि उस अंग्रेज का जो लहजा था, एक्सेंट था, वो अलग था। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं, वाई इज द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है अस्पष्ट या रहस्यमयी, और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो उस अंग्रेज व्यक्ति का जेमिनी स्टूडियो में आना, जेमिनी स्टूडियोज़ में उस अंग्रेज व्यक्ति की विजिट को अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री मतलब अस्पष्ट रहस्य कहकर क्यों जिक्र किया गया। आंसर में बताते हैं, द इंग्लिश मैन हैड बीन अ पोएट। वो जो अंग्रेज व्यक्ति जेमिनी स्टूडियोज में आया था, वो एक कवि था। इट बिकेम क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज टू वाई ही हैड कम इन अ फिल्म स्टूडियो दैट मेड तमिल फिल्म्स फॉर सिंपल पीपुल। तो ये कह रहे हैं कि इट बिकेम क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना पूरी तरह से कठिन हो गया था वहाँ के लोगों द्वारा, और उस अंग्रेज़ को सुनने वाले जो ऑडियंस थे, दर्शक श्रोता थे, उनके द्वारा ये समझना पूरी तरह से कठिन हो गया था कि एक अंग्रेज़ व्यक्ति जेमिनी स्टूडियोज़, जहाँ पर तमिल भाषा की फिल्में बनती हैं, तमिलनाडु के साधारण जनता के लिए, वहाँ जहाँ तमिल भाषा की साधारण तमिलियंस के लिए बनने वाली फिल्में जो हैं, उस जगह पर एक अंग्रेज़ व्यक्ति का आना क्यों हुआ। कोई भी इस व्यक्ति को समझ नहीं पाया कि अंग्रेज़ व्यक्ति यहाँ क्यों आया। दे कुड हैव नो टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। और वो अंग्रेज़ व्यक्ति आया तो उसने अंग्रेज़ी में क्या बोला, या इंग्लिश, वो एक पोएट था, कवि था, तो उसने कुछ कविताएं वगैरह पढ़ी जो भी। तो जेमिनी स्टूडियोज़ के लोगों को लगा कि तमिलनाडु के जो साधारण से लोग हैं, वो तमिल भाषा की सिंपल फिल्म्स देखना पसंद करते हैं, और उन लोगों में इंग्लिश पोइट्री जो है, अंग्रेज़ी कविताएं जो हैं, उनके प्रति कोई टेस्ट, कोई रुचि या पसंद नहीं है। द ऑथर इवन थिंक्स दैट द इंग्लिश मैन टू वॉज बैफल्ड बाय दिस इनकॉन्ग्रुइटी। बैफल्ड का मतलब है चकित या विस्मित, यानी कि जब सिर चकरा जाना, और इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब है असंगति या बेतुकापन। तो लेखक खुद भी ये बात सोचता है कि शायद जो अंग्रेज़ जो आया था, वो इंग्लिश पोएट जो जेमिनी स्टूडियोज़ आया था, वो भी शायद चकित हो गया होगा इस असंगति या बेतुकेपन पर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज़। वो अंग्रेज़ आगंतुक जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आया था, वो कौन था। आंसर में कहते हैं, द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज़ वॉज अ पोएट कॉल्ड स्टीफन स्पेंडर। वो अंग्रेज़ आगंतुक जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आया था, वो एक कवि था जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर था। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं, हमसे पूछते हैं, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वॉज। लेखक को ये कैसे पता चला कि जेमिनी स्टूडियोज में जो अंग्रेज आगंतुक आया था वो कौन था। ये लेखक को कहाँ से और कैसे पता चला। आंसर में कहते हैं, अ नोटिस केम आउट इन द हिंदू अनाउंसिंग अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम्ड द एनकाउंटर। तो कह रहे हैं कि द हिंदू नाम की अखबार में, उस समय तमिलनाडु में द हिंदू नाम का एक अखबार चला करता था, तो द हिंदू नाम के अखबार में एक नोटिस छपा था जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी
कॉन्टेस्ट, एक लघु कथा लिखने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, उसकी घोषणा की गई थी उस नोटिस में। और आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा था? ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम्ड द एनकाउंटर। द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पीरियोडिकल, पीरियोडिकल का मतलब है कि एक प्रकार की पत्रिका होती है, मैगजीन होती है, जो एक निश्चित ड्यूरेशन या पीरियड में पब्लिश होती है। पीरियोडिकल माने समसामयिकी, यानी कोई 15-15 दिन के अवधि में, एक फोर्टनाइट में पब्लिश होने वाली मैगजीन, या वीकली पब्लिश होने वाली, या मंथली पब्लिश होने वाली मैगजीन। तो ऐसी एक पीरियोडिकल समसामयिक मैगजीन इंग्लैंड की ब्रिटिश पीरियोडिकल, जिसका नाम था द एनकाउंटर, वो इस शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट को, लघु कथा प्रतियोगिता को आयोजित करवा रहा था। और इसका नोटिस, इस बात की सूचना द हिंदू नाम के अखबार में छपी थी। आगे कहते हैं, द राइटर वॉन्टेड टू ज्वाइन द कॉन्टेस्ट। लेखक हमारा जो थे अशोकामित्रन, वो इस प्रतिस्पर्धा को, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते थे। एज ही हैड नो आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। अब चूंकि उन्हें इस पीरियोडिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये जानकारी लेने के लिए लेखक अशोकामित्रन जो है ब्रिटिश परिषद की लाइब्रेरी में गए। देयर ही लोकेटेड द एनकाउंटर, वहाँ उन्होंने द एनकाउंटर नाम की पत्रिका को लोकेट किया, ढूंढा कि वो कहाँ पाई जाती है या उससे संबंधित जानकारी कौन देता है। इट्स एडिटर वॉज स्टीफन स्पेंडर। तो लेखक को पता चला, जब उन्होंने लेखक ने वो पत्रिका ली, तो उसमें लिखा रहता है, एडिटर आदि के सबके नाम लिखे रहते हैं। अगर हम कोई बुक भी पढ़ते हैं तो बुक में राइटर का नाम लिखा रहता है, ऑथर का नाम लिखा रहता है। तो जब लेखक ने वो द एनकाउंटर नाम की पत्रिका ली, तो उसमें से उन्हें पता चला कि स्टीफन स्पेंडर जो है उसका एडिटर था। इमीडिएटली ही रियलाइज्ड दैट स्टीफन स्पेंडर वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। तत्काल लेखक को ये ध्यान आ गया, ये एहसास हुआ कि स्टीफन स्पेंडर ही तो वो कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। तो इस तरह से लेखक को पता चला। अब क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे हैं, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड, ये फ्रेज जो है इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। तो ये कह रहे हैं कि द गॉड दैट फेल्ड, ये जो है किस चीज के लिए जिक्र किया गया है। आंसर में बताते हैं, द गॉड दैट फेल्ड is a collection of 6 essays by separate men of letters। तो ये कह रहे हैं द गॉड दैट फेल्ड, ये जो है ये कलेक्शन ऑफ 6 एसेज, 6 एसेज, 6 निबंधों का एक संकलन या संग्रह है। 6 अलग अलग निबंध जो कि अलग अलग प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। 6 अलग अलग प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा 6 निबंधों के संकलन या संग्रह का नाम है द गॉड दैट फेल्ड। दे पोर्ट्रे अबाउट द राइटर्स विजिट्स इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। तो ये कह रहे हैं दे पोर्ट्रे, पोर्ट्रे मतलब चित्रित करना या प्रस्तुत करना। ये जो 6 अलग अलग एसेज जो हैं वो लेखक की साम्यवाद में आगमन, यानी लेखक जो है साम्यवाद की विचारधारा में आ जाता है, इसको चित्रित करते हैं। एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, और साम्यवाद से, कम्युनिज्म से उनका मोह भंग हो जाने के बाद वापस लौट आना, साम्यवाद की विचारधारा को छोड़कर वापस लौट आना, इसको भी वो पोर्ट्रे करते हैं, प्रस्तुत या चित्रित करते हैं। अब नेक्स्ट जो है अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखता है। वाई वॉज कोठामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। कोठामंगलम सुब्बू को
जेमिनी स्टूडियोज़ में सेकंड नंबर पर क्यों माना जाता था, दूसरे स्थान पर क्यों माना जाता था? आंसर में कहते हैं, दो कोठामंगलम सुब्बू हैड बीन अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, ही हैड ऑलवेज बीन सीन विद द बॉस। हालांकि कोठामंगलम सुब्बू जो है वो जेमिनी स्टूडियोज़ का जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, पटकथा विभाग, उसका सदस्य था, लेकिन वो जो है हमेशा जेमिनी स्टूडियोज़ का जो बॉस था मिस्टर वासन जो जेमिनी स्टूडियोज़ के मालिक थे, तो सुब्बू हमेशा उनके साथ दिखाई देता था। द बॉस गेव हिम प्रोमिनेंस एज ही वॉज अ टैलेंटेड पर्सन। बॉस जो है मिस्टर वासन सुब्बू को प्रोमिनेंस यानी प्रधानता देते थे, प्रमुख महत्व देते थे, क्योंकि सुब्बू एक टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति था। सुब्बूज ओपिनियन वॉज टेकन ऑन एवरी प्रॉब्लम। हर एक समस्या पर सुब्बू की राय ली जाती थी। सुब्बू वॉज ऑलवेज रेडी विद suitable सजेशंस एंड विद सुब्बू फिल्म मेकिंग वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। सुब्बू जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोठामंगलम सुब्बू जो है हमेशा उपयुक्त सुझावों के साथ तैयार रहता था। यानी किसी भी प्रॉब्लम के लिए सुब्बू के पास सूटेबल सजेशंस, उपयुक्त सुझाव हमेशा रहते थे, और सुब्बू के होने से फिल्म मेकिंग का काम जो है वो बहुत आसान था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से लेते हैं। व्हाट एडवांटेज डिड द ऑफिस बॉय थिंक सुब्बू हैड? ऑफिस बॉय के अनुसार ऑफिस बॉय को क्या लगता था कि सुब्बू को किस प्रकार का विशेष लाभ, एडवांटेज, कोई लाभ या सुविधा सुब्बू को प्राप्त थी ऑफिस बॉय के अनुसार? आंसर में कहते हैं, द ऑफिस बॉय बिलीव्ड दैट सुब्बूज एडवांटेज वॉज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण। ऑफिस बॉय को लगता था कि सुब्बू को सबसे ज़्यादा तो विशेष लाभ प्राप्त था उस सद्गुण का, कि जिसके कारण वो ऐसा एक सद्गुण जिसके कारण वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ सुब्बू। दिस वुड हैव गिवन हिम ग्रेटर एक्सपोजर टू अ मोर एफ्लुएंट सोसाइटी, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर ओपनिंग्स। तो एक्सपोजर का मतलब होता है अनावरण या पहुंच, और एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी या संपन्न। तो ऑफिस बॉय को जो लगता था कि सुब्बू को बड़ा विशेष लाभ प्राप्त है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा होना, ऑफिस बॉय के अनुसार सुब्बू का ब्राह्मण कुल में पैदा होना उसे जो है ज़्यादा बड़ी पहुंच दिलाएगा, अधिक संपन्न समाज, अधिक धनी संपन्न समाज तक पहुंचने में, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा बड़े बड़े अवसर प्राप्त करने में, एंड बेटर ओपनिंग्स, और बेहतर शुरुआत प्राप्त करने में ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेना उसे फ़ायदा दिलाएगा। ऐसा ऑफिस बॉय को लगता था सुब्बू के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, व्हाट वर सुब्बूज लिटरेरी अचीवमेंट्स? सुब्बू की साहित्यिक उपलब्धियां क्या थीं? आंसर है, सुब्बू वॉज एन accomplished poet who addressed his poetry to the masses in spite of being talented enough to write higher forms of poetry. अब accomplished का मतलब होता है कुशल या निपुण या सुशिक्षित, निपुण या कुशल, और मासेस का मतलब होता है जन समुदाय, जनता। तो ये कह रहे हैं कि सुब्बू जो है वो एक बहुत ही कुशल निपुण कवि था जो अपनी कविताएं संबोधित करता था जनता के लिए, जनता को संबोधित करते हुए अपनी कविताएं लिखता था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टैलेंटेड इनफ टू राइट हायर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और पोइट्री के हायर फॉर्म्स, पोइट्री को बड़े ऊंचे लेवल पर पोइट्री को लिखने के लिए पर्याप्त टैलेंटेड होने के बावजूद भी पोइट्री के जो उच्च
फॉर्म्स हैं, बड़े ऊंचे लेवल की, ऊंची अवस्था की कविताओं को लिखने की प्रतिभा होने के बावजूद भी सुब्बू जो है वो अपनी कविताएं जो है वो संबोधित करता था जन समुदाय को। उसमें वो एक विशेष कला प्राप्त कवि था। हिज वर्क्स इंक्लूडेड 7 स्टोरी पोएम्स एंड अ फुल लेंथ नॉवेल थिलाना मोहनम्बल। सुब्बू के जो वर्क्स थे, मतलब लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक कृतियाँ, उनमें शामिल थे स्टोरी पोएम्स, कई सारी स्टोरी पोएम्स शामिल थी, ऐसी कविताएं जिसमें कोई स्टोरी का वर्णन होता हो, और फुल लेंथ नॉवेल, अच्छे खासे लंबे चौड़े बड़े बड़े नॉवेल, बड़ी कहानियाँ। जैसे एक प्रसिद्ध नॉवेल का नाम लिखा हुआ है, ये तमिल भाषा का कोई शब्द है तो इसका हिंदी हमें पता नहीं है, थिलाना मोहनम्बल। तो ये एक फुल लेंथ नॉवेल, ये सुब्बू के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नॉवेल था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज सुब्बूज एनिमी, वाई? सुब्बू का दुश्मन कौन था और क्यों? तो आंसर में कहते हैं, सुब्बूज सक्सेस एंड हिज अनडिस्प्यूटेड पोजीशन एज नंबर 2 ऑफ जेमिनी स्टूडियोज मेड द ऑफिस बॉय हिज एनिमी। सुब्बू की सफलता और उसका निर्विवादित रूप से जेमिनी स्टूडियोज में सेकंड पोजीशन पर होना, यानी मालिक के बाद दूसरा स्थान अगर किसी का था, मिस्टर वासन के बाद दूसरा स्थान अगर जेमिनी स्टूडियोज में था किसी का था, तो वो सुब्बू का था। तो सुब्बू की सफलता और उसका निर्विवादित स्थान जेमिनी स्टूडियोज में सेकंड नंबर पर, इन दो बातों ने ऑफिस बॉय को सुब्बू का दुश्मन बना दिया। He firmly believed that Subbu was responsible for all his woes, humiliating neglect and ignominy. तो आगे कहते हैं कि वो बड़ी दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता था, वो ऑफिस बॉय जो सुब्बू का एनिमी बन गया था, सुब्बू की सफलता और नंबर 2 की पोजीशन, मालिक के बाद नंबर 2 की पोजीशन होने के नाते, इनसे जलकर जो ऑफिस बॉय सुब्बू का जो दुश्मन बन गया था, वो बड़ी फर्मली बिलीव्ड, बड़ी दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता था, मानता था कि उसके सारे वोज का मतलब है शोक या दुख, शोक दुख या गम। ह्यूमिलिएटिंग निगलेक्ट, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब है अपमानजनक, निगलेक्ट माने अनदेखी, और इग्नोमिनी का मतलब है बदनामी। तो वो ऑफिस बॉय दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता था कि उसके सारे शोक, दुख या गम और अपमानजनक अनदेखी उसकी और उसकी बदनामी, इन सब का जिम्मेदार सुब्बू ही था। ऐसा वो ऑफिस बॉय मानता था, विश्वास करता था। इस कारण से वो सुब्बू का दुश्मन था। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने इतने क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया, और आई थिंक ये अच्छी खासी संख्या में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। आप लोग, हो सकता है कि आप सभी लोग जो क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करते हो, तो सभी लोगों के पास अलग अलग टाइप की कोई बुक्स हों या गाइड्स हों, तो उनमें हो सकता है कि आंसर्स की जो है लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन कुल मिला के सेंस तो एक ही रहता है। एक आंसर जो है वो अलग अलग 4 प्रकार की, 5 प्रकार की बुक्स में या गाइड्स में अगर हम देखेंगे तो, या कोई सीरीज़ वगैरह आती हैं ये, तो इनमें अलग अलग में थोड़े बहुत लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन आंसर का जो बेसिक जो सेंस रहता है वो तो एक ही रहेगा। तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को इस चैप्टर के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के 7th चैप्टर फ्लेमिंगो बुक के उसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, और फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड
यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।